A very good morning, good afternoon, good evening. Whenever you all are listening to me, this is CS with a Dua. Welcome you all to my YouTube channel. And today we have a very special guest on our channel, that is CS Jeet. CS Jeet has recently qualified the CS Company Secretary Professional Exam, and we heartily congratulate Jeet for outstanding performance in the professional exams. Jeet, आपको बहुत बहुत बधाई हो. आपको डेफिनेटली आपका मेहनत रंग लाई है. आपने डेफिनेटली बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करे हैं. और जीत हमारे FTFM के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो बहुत खास रिलेशनशिप है हमारा इनके साथ. कुछ हमने भी इनकी सहायता करी, कुछ हमने भी गाइड किया, तो आज ये यहाँ पे पहुंचे हैं. दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो. मैं यहाँ पे कोई अपनी एड वैड करने नहीं आया हूँ. द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू विल बी कि यहाँ पे हम जो प्रोफेशनल ऑल सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं जो अटके हुए हैं और जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट है, और तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए ताकि जून 2021 में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे प्रोफेशनल के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली पास होके क्वालिफाई कर सकें. तो जीत, आई वेलकम यू ऑल. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू आपको सर. मोस्ट वेलकम. अच्छा सपोर्ट रहा सर. अरे बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पेरेंट्स को. आपने बहुत ही बढ़िया मेहनत करके आपकी मेहनत रंग लाई है. हम तो सिर्फ आपका एक माध्यम थे, गाइड करने के सोर्स थे, और आपकी मेहनत ही है जो आप यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिफाई किए हैं. तो हम आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे. जीत, अपने बारे में कुछ बताइए. आपने एग्जीक्यूटिव कब क्लियर किया, और प्रोफेशनल का भी आपने दिसंबर 20 में 2 ग्रुप्स दिए हैं और बहुत ही कमाल के मार्क्स आपके आए हैं. अगर मैं आपके मार्क्स रीड करूं तो कंपनी लॉ में 55 हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट में 60 है, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में 50 है. कंपनी लॉ जिसमें 40 लाने भी मुश्किल हो जाते हैं. और आपका ग्रुप 1 में टोटल 170 बनता है, एंड ग्रुप 2 में IT में आपके 52 हैं. FTFM में जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज 59 आपने वहां स्कोर किया है, और एथिक्स में 43 है. इस ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 आपने अभी दिसंबर में क्वालिफाई किया है, और ग्रुप 3 आपने कब क्वालिफाई किया ये बताइए, और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही कि कैसे आपने प्रिपेयर किया. एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हुए कि आपने एग्जीक्यूटिव कब पास किया, और आपने ग्रुप 3 कब क्लियर किया, और दिसंबर में आप कैसे तैयारी करते हुए यहाँ तक पहुंचे. जी आप बताइए. बेसिकली सर 2014 में मेरा 12th क्लियर हुआ सर. देन आफ्टर मैंने बीकॉम किया. बीकॉम कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने CS में एंट्री लिया सर. बहुत बढ़िया. देन बीकॉम हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव की जो सर क्लासेस थी जो मैंने नवकार इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से ली थी सर, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव क्लियर किया सर. देन आफ्टर प्रोफेशनल के लिए सर, प्रोफेशनल की भी क्लासेस मैंने नवकार इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से ली थी सर. फेस टू फेस क्लासेस. जी सर, जी सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. बेसिकली सर कंपनी लॉ में सेक्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं सर. मैं कैसे करता था मैं आपको बताता हूँ. जैसे टोटल 19 चैप्टर है सर कंपनी लॉ में हमारे. ठीक है. अभी मैंने आपको डेज डिस्ट्रीब्यूशन का बताया. मैं कंपनी लॉ को 8 डेज देता था सर. पर डे 2 या 3 चैप्टर करता ताकि 8 डेज में मेरा अच्छे से कंपनी लॉ हो जाए सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है. और इसमें बेसिकली मैं क्या करता सर, जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर मैंने लिया, चैप्टर नंबर 16 या 15 जो लोन्स एंड एडवांसेस का है कंपनी लॉ का, वहां से मैं स्टार्ट करता सर. वो चैप्टर अच्छे से कर लिया. उसमें जो भी एक नोटबुक में पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी सेक्शन दे रखे हैं वो सेक्शन नोट कर लेता. देन आफ्टर उसी के पीछे नेक्स्ट पेज पे उस चैप्टर में पर्टिकुलर पेज पे क्या क्या चैप्टर में जो जो पेनल्टीज दे रखी है सर वो नोट कर लेता. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड ऑफ 8th डे मेरे पास क्या होता, हर एक चैप्टर में जितने भी सेक्शन है उसकी एक लिस्ट मेरे पास होती सर. देन आफ्टर पर्टिकुलर चैप्टर में जो जो पेनल्टीज दे रखी है उसकी लिस्ट मेरे पास होती सर. बहुत बिल्कुल बिल्कुल. जी सर. और ये फर्स्ट टाइम रिवीजन हुआ. देन जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करता उस वक्त क्या करता, मैं फर्स्ट जैसे मैंने वो देख लिया जो चैप्टर में जो जो भी प्रोविजंस है वो अच्छे से मॉड्यूल में से कर लिए. देन आफ्टर मेरे पास जो सेक्शन और पेनल्टी की लिस्ट दे रखी है सर, क्योंकि मुझे सेकंड टाइम फिर से मेहनत नहीं करनी, पहले ही मैंने नोट कर लिया है. बिल्कुल. तो उसका मुझे बेनिफिट मिल जाता सर. ये
ये सेक्शन लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है सर। और यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा सर, हाउ टू राइट आंसर्स इन कंपनी लॉ सर, वो मैंने फॉलो किया सर। एग्जीक्यूटिव में भी फॉलो किया था और अभी भी फॉलो किया, तो मुझे बेनिफिट मिला सर। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि कंपनी लॉ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और आपने सेक्शन नंबर्स और जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे या पेनल्टीज थे या इम्प्रिजनमेंट कितना हो रहा है, जो भी उसमें टर्नओवर की लिमिट ही है, जैसे सीएसआर में हमारी पेड अप शेयर कैपिटल आती है, जो भी उसमें याद करने वाली चीज है, तो वो आपने एक अलग से नोट्स बनाए और वही आपने एग्जाम से पहले भी रिवाइज करें और एग्जाम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, राइट। एग्जाम के क्वेश्चन आपने कैसे प्रैक्टिस करे? आपने सेल्फ स्टडी करी थी कंपनी लॉ की या कहीं से क्लास लिए थे? सर नवकार से मैंने अहमदाबाद कोचिंग क्लासेस किया था, देन आफ्टर सेल्फ स्टडी करी कोचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद। क्योंकि कैसे करता था सेल्फ स्टडी जैसे, जी सर, हाँ, सेल्फ स्टडी के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, सेल्फ स्टडी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जी सर। देन आफ्टर सर सेकंड जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल ऑडिट का, उसका मैं बताना चाहूंगा। उसमें आपने 60 मार्क्स उसमें आपने 60 मार्क्स स्कोर करे हैं। इतने हमारे भी नहीं आए थे हमारे टाइम पे, तो जरूर बताइए कि कैसे आपने स्ट्रैटेजी अपनाई। हमें आपकी स्ट्रैटेजी पता होती तो हम भी शायद 60 मार्क्स ले आते। जी सर। सर उसमें दो पार्ट में ये सब्जेक्ट डिवाइड है सर। पार्ट ए 30 मार्क्स का, पार्ट बी 70 मार्क्स का है सर। इसमें क्या है सर, अगर आपका कंप्नी लॉ स्ट्रॉन्ग है सर, तो आप डीडी में अच्छे से स्कोर कर सकते हो सर, क्योंकि जो डीडी का पार्ट ए 30 मार्क्स का है, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जिसमें चेकलिस्ट दे रखी है सर, और जो सेकंड पार्ट 70 मार्क्स का है सर। तो मैंने बेसिकली क्या किया, 70 मार्क्स का जो पार्ट बी है उसे पहले फोकस किया। इसमें ये जो डेज डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने आपको बताया, मैं भी ऐसे ही करता था। डीडी को मैंने 8 डेज दे दिए थे सर, पर डे 2 या 3 चैप्टर में अच्छे से करता। अब पार्ट ए का और कंपनी लॉ अच्छा होने का मुझे बेनिफिट ये मिला सर, कि जो पार्ट ए में चेकलिस्ट दे रखी है पर्टिकुलर चैप्टर के अकॉर्डिंग, चार्जेस हो गया, डिपॉजिट हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, ये पर्टिकुलर चेकलिस्ट कंपनी लॉ का एक चैप्टर है। कंपनी लॉ का अगर चैप्टर आपका डिपॉजिट चार्ज ये चैप्टर पर्टिकुलर आपका क्लियर है, तो आप ये चेकलिस्ट इजीली कर पाओगे। तो मैं चेकलिस्ट को अलग से टाइम नहीं देता। मैं क्या करता, कंपनी लॉ जैसे आज मैंने कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया सर, वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं डीडी में चेकलिस्ट पे चला जाता, वो देख लेता कि चेकलिस्ट कैसी है। फिर स्कैनर में उस चेकलिस्ट के बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेता, ताकि मेरे को पार्ट ए जो 30 मार्क्स का डीडी का है उसका टाइम कंपनी लॉ में मैं दे देता, तो एक टाइम मेरा सेव हो जाता सर। इस तरह से मैं डीडी करता सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने कंपनी लॉ और सेक्रेटरियल ऑडिट का डीडी का पार्ट लिंक करके एक दूसरे को सब्जेक्ट को समझ के हुए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी और एग्जाम से पहले रिवाइज कैसे किया ताकि 60 मार्क्स आए, ये भी कुछ थोड़ा बताएंगे? जी सर, ये जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपनी लॉ में जैसे पेनल्टी और सेक्शन की मैंने लिस्ट बना दी थी, उसके बाद जैसे डीडी का जो आया, इसमें मैं क्या करता, जैसे पर्टिकुलर एक चैप्टर लिया मैंने, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट करके एक चैप्टर दे रखा है, उसमें पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा मॉड्यूल में से मैंने कंप्लीट कर दिया सर। देन आफ्टर जिस तरह कंपनी लॉ में मैं पेनल्टी और सेक्शन लिखता जाता था, उसी तरह मैं इसमें पर्टिकुलर टॉपिक पॉइंट वाइज लिखता जाता था, ताकि डे बिफोर एग्जाम क्या होता सर, पूरी मॉड्यूल फिर से करनी नहीं पड़े, उसी में वो पॉइंट सारे आ जाए, ताकि वो शॉर्ट बुक बन जाए, उसके बेस पे मैं उससे रिवीजन कर लेता। बहुत बढ़िया। तो ये था कि कोई भी चीज मिस ना हो। बिल्कुल ये चीज, क्योंकि एग्जाम से पहले टाइम बहुत कम होता है और मेन पर्पस और मेन स्ट्रगल ही बच्चे का ये रहता है कि सारी चीजें रिवाइज कैसे करें ताकि कोई चीज छूट ना जाए। और ये स्ट्रगल हमने भी देखा है, क्योंकि हमारे टाइम भी ऐसे ही एग्जाम होते थे बिना लीव के। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और वैल्यूएशन का जो पेपर है उसमें 55 आपके स्कोर हुए हैं, तो उसमें वैल्यूएशन का कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है, तो उसको आपने कैसे डील किया और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की आपने कैसे तैयारी करी और एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज किया, वो थोड़ा गाइड कीजिए। जी, जैसे मैंने आपको डीडी में बताया सर, पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उसी प्रकार सीआर में भी है सर, पार्ट ए बी सी, ठीक है सर। तो बी पार्ट 30 मार्क्स का है, वो मैंने अच्छे से पहले फोकस किया, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है सर। वो पार्ट अच्छे से कर लो तो एटलीस्ट 30 में से आप 25-26 तक तो आप अच्छे से इजीली पहुंच जाओगे सर। तो पहले मैं यही फोकस करता था, जो मैंने डेट डिस्ट्रीब्यूट किए, पहला मैंने 8 डेज डीडी के लिए सीआर के लिए दिए थे सर, पहला दिन मैं पार्ट बी करता पूरा अच्छे से,
30 मार्क्स इंश्योर हो गए। उसमें सर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल के लिए स्कैनर हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बुक कौन सी आप रेफर कर रहे हो? कंपनी लॉ, सेक्रेटरियल ऑडिट और सीआर के लिए, वो भी थोड़ा बताएं। इसमें सर एक तो मॉड्यूल थी, इंस्टीट्यूट का। मॉड्यूल को करनी ही है अपने को। हम्म। उसके बाद रेफरेंस बुक में मैंने सर तुषार पहाड़े सर और प्रवीण चौधरी सर, इनकी बुक मैंने रेफर करी थी कंपनी लॉ और डीडी और सीआर के लिए सर, जो बेस्ट बुक थी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो हाँ, फर्स्ट डे मेरा पार्ट बी अच्छे से कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर में पार्ट ए पे आता। पार्ट ए में सर, इसमें पार्ट ए में कुछ चैप्टर है जो बहुत इजी है, जो अच्छे से हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे चैप्टर है जो एक दिन में 3 या 4 चैप्टर भी हो जाते हैं। ताकि क्या मेरा डेज कम हो जाता, तो फिर जो डेज मेरा सेव हुआ वो मैं जो मेरी टफ सब्जेक्ट पढ़ती थी मुझे, जैसे आईटी वगैरह, उसमें वो डेज में दे पाता। कुल मिला के सर जो पार्ट बने हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसके अकॉर्डिंग में प्रिपेयर करता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब 170 मार्क्स फर्स्ट ग्रुप में लाने प्रोफेशनल होल सिलेबस के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे, और बहुत बच्चों के टोटल में रह जाता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल है और पहले ग्रुप में कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो पाता जिसमें अबव 60 या अराउंड 60 मार्क्स आए। तो सेकेंड ग्रुप की अगर बात करें, ITSA, FTFM और एथिक्स। FTFM मेरा सब्जेक्ट है एंड आई प्राउडली से कि आप मुझसे पढ़े हैं। आप पहले IT के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो FTFM में मेरे से पढ़ के 55 ले आए और IT में 38, 39 में रह गए। तो IT एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बच्चों के लिए है जो ओल्ड सिलेबस के लिए है और बहुत दिक्कत दे रहा है, हमारे टाइम भी देता था। तो वो उसको कैसे कवर करें, स्टडी मटेरियल पढ़ें, रट्टा लगाएं, एग्जाम के क्वेश्चन देखें, क्या करें? IT के बारे में बताएं, IT कैसे आपने कवर किया, ये बताएं। जी सर, बेसिकली सर अभी मैंने आपको जैसे डेज डिस्ट्रीब्यूशन का सर मैंने आपको बताया था। जैसे कंपनी को मैंने 8 डेज दिए थे, डीडी को 8 डेज दिए, सीआर को 7 या 8 डेज दिए। IT सर मेरा वीक था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, पर देन आफ्टर सर मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कंपनी लॉ स्टार्ट किया, डीडी किया, सीआर किया, एथिक्स, FM, देन IT सबसे लास्ट में करता था मैं। डेज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो सबसे पहले कंपनी लॉ का टाइम आया, IT का सबसे लास्ट में आएगा टाइम, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया सर। मैं क्या करता, कंपनी लॉ जैसे आज मेरा कंपनी लॉ का फर्स्ट डे है, तो कंपनी लॉ का मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए सर, जो मैंने रेगुलर मेरा शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग। जी सर। कंपनी लॉ हो जाने के बाद मैं IT उठाता सर। कब उठाता? फर्स्ट डे से। IT का टाइम आएगा 48 का जो डेज होगा तब आएगा IT का जो पूरा 8 डेज आएंगे तब। तो मैं फर्स्ट कंपनी लॉ लेता, उसी दिन रोज 1-1 घंटा IT को देता सर। उसमें क्या करता मैं, IT में जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे चैप्टर नंबर 5 या 6 मैंने एल्गोरिथम वाला जो चैप्टर है सर, उसमें वो चैप्टर मैंने लिया सर, जो एक दिन में हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का ही चैप्टर है सर। वो मैंने मॉड्यूल से अच्छे से कर लिया। मॉड्यूल से अच्छे से करने के बाद देन आफ्टर, जैसे मैंने कंपनी लॉ में सेक्शन और पेनल्टी की लिस्ट बनाई थी, इसी प्रकार नोटबुक में खुद अच्छे से पॉइंट वाइज, ताकि मैं एग्जाम में डे बिफोर एग्जाम उसे देख के चला जाऊं, इन मोर देन इनफ रहेगा। ऐसे मैं करता रहा। फर्स्ट डे से लगा के 42 डेज तक बाकी सब्जेक्ट जो 7 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट चले, उसके साथ ये होता गया। IT रोज 1 घंटा, ताकि मेरा IT अच्छे से हो गया। रोज 1-1 घंटा में मतलब ऐसा नहीं करता सर, जैसे कोई जो छोटा चैप्टर लेता उसे मैं एक दिन में कर लेता, पर जैसे कोई बड़ा चैप्टर आ गया, इंट्रानेट करके इंटरनेट वाला एक चैप्टर है, उसका रोज मैं 3 या 4 पे जो भी 1 घंटे में कवर हो पाता सर अच्छे से, वो अच्छे से कर लेता और नोट्स बना देता। फिर जब IT का जब एक्चुअली टाइम आया, जो IT के 8 डेज आए, उस वक्त मेरे पास शॉर्ट समरी भी उसकी रेडी है IT की। बस फिर उसके डेज 12, टोटल 12 या 11 चैप्टर्स है IT में, तो 7 डेज में 6 डेज देता, एक दिन में 2 चैप्टर। अब मेरे पास शॉर्ट समरी भी रेडी है उसकी, मैंने रोज 1-1 घंटा पढ़ा भी है और मैं रिवीजन भी करता आया हूँ IT के साथ में। तो IT का जो आपने नोट्स बनाए, उसको वो आपने स्टडी मटेरियल से बनाए या कोई रेफरेंस बुक से बनाए, वो बताएं। नहीं सर, मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल से ही बनाया। मॉड्यूल से बनाए, पॉइंट वाइज अच्छे से बनाया गया, अच्छे से पॉइंट वाइज बनाए सर मैंने। फिर डे बिफोर एग्जाम मॉड्यूल और उसको मतलब लिंक करके मैं करता गया, तो अच्छे से हो गया मोर देन इनफ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट में FTFM में। FTFM का आपने कैसे प्रिपरेशन किया, और आपने ये सेकंड ग्रुप फर्स्ट टाइम दिया था या आप रिपीट कर रहे थे, और FTFM में आपने मेरे लेक्चर्स लिए थे, उसके क्या फायदा हुआ, क्या आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, कैसे आपने तैयारी करी ताकि आपके 59 मार्क्स आ सकें और आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए? FTFM के बारे में बताएं। जी सर, बेसिकली सर जो प्रोफेशनल मेरा रहा तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा थर्ड ग्रुप क्लियर हो चुका था, उसमें आईटी में एफएम में कम मार्क्स थे सर। देन आफ्टर मैंने आपके लेक्चर परचेज किए सर। सर बहुत बहुत बेनिफिट हुआ सर, जिस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, डाउट सॉल्विंग हुआ सर, बहुत अच्छा रहा सर। उसके बाद क्या करता गया हमें सर, जैसे आपकी जो बुक थी, जो थ्योरी मटेरियल जो आपने प्रोवाइड किया सर, बेस्ट सर, अच्छे से रहा सर। और मैं क्या करता गया, डे बिफोर एग्जाम सर, आपको भी पता होगा एफएम का हर एक क्वेश्चन सोल्व करना तो पॉसिबल नहीं है सर डे बिफोर एग्जाम। तो मैं क्या करता गया, पास्ट एग्जाम के पेपर के बेस पे जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पे एबीसी कैटेगरी करता गया सर मैं, ताकि डे बिफोर एग्जाम हर क्वेश्चन में सोल्व नहीं करूं सर, क्योंकि ऐसा करने गया तो बहुत टाइम चला जाएगा सर। बिल्कुल। जैसे थ्योरी की नहीं करनी तो मैं एबीसी कैटेगरी करता गया सर। जिस तरह पास्ट ईयर के जो 4-5 पेपर में जो ट्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, जैसे वर्किंग कैपिटल का अच्छे से पूछा जाता है, क्वेश्चन 16 मार्क्स का जो आता है। देन आफ्टर फॉरेक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, ये सब जो 18 मार्क्स के चैप्टर कवर होते हैं। फिर कैपिटल बस्टिंग, ये जो शॉर्ट चैप्टर जैसे हैं, जैसे ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है सर। रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन, डिविडेंड पॉलिसी का जो क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पे सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एबीसी कैटेगरी करता गया, मतलब ए बी जो है वो बहुत इंपोर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे करना ही है। सी कैटेगरी का सर क्वेश्चन अगर नहीं हो पाया तो ऊपर से अगर आप देख भी लोगे तो आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप बहुत टाइम करते हो, आपको अच्छे से आ जाता है, इसलिए सर ये चीज मैं करता गया। देन आफ्टर सर जैसे पर्टिकुलर चैप्टर में मैं स्टार्टिंग करता था, ईओक्यू वाला जो चैप्टर है वहां से वो चैप्टर से मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट वो चैप्टर मेरे जैसे हुआ कंप्लीट। देन आफ्टर लास्ट पेज पे उस चैप्टर वाइज जो पर्टिकुलर फॉर्मूले दे रखे हैं सर, वो मैं कर लेता था, ताकि ये मैंने हर सब्जेक्ट में किया सर, ताकि क्या होता जब सेकंड टाइम में रिवीजन करता 8 डेज सब्जेक्ट को देने के बाद, फिर जब एफएम का नंबर आता सर तब मुझे बेनिफिट हो जाता सर। उस वक्त मैं क्या करता, थ्योरी मॉड्यूल से रिफर करता, देन आपने जो बेस्ट नोट्स दिए सर जो थ्योरी के, वो मैं किया। देन आफ्टर आपके प्रैक्टिकल सर, आपके प्रैक्टिकल जो सम दिए थे वो एबीसी कैटेगरी मैंने जो सम किए वो, पास्ट ईयर के पेपर के बेस पे जो क्वेश्चन आया वो, आईसीएसआई मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे वो। देन आफ्टर मेरी कोचिंग क्लासेस से जो बुक मुझे अवेलेबल हुई थी, इनके बेस पे मैं एक शॉर्ट एबीसी कैटेगरी के क्वेश्चन बना लेता डे बिफोर एग्जाम। थ्योरी करने के, जैसे पर्टिकुलर चैप्टर आपने लिया, जैसे फॉरेक्स का चैप्टर लिया, उसके पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले थ्योरी पढ़ता, जहां से आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे आपके नोट्स से, वो हो जाने के बाद एबीसी कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन थे वो एटलीस्ट ए और बी कैटेगरी तो मैं एटलीस्ट कर ही लेता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं आपने जब ये वाला अटेम्प्ट दिया तो आपके FTFM की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फोकस ये था कि हम आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करें और प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करें, तभी आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया FTFM का पेपर इस बार? जी सर, इसमें क्या रहता है सर, मैंने 95 या 98 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट तो पूरा किया था सर मैंने, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। पर इसमें क्या होता है सर, जैसे थ्योरी जो रहता है सर, थ्योरी पोर्शन जो रहता है, ये टाइम मैनेजमेंट का सर बहुत बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जिस तरह आपने गाइड किया था सर, थ्योरी कब अटेम्प्ट करनी है, कब अटेम्प्ट करी आपने थ्योरी? मैंने क्या किया, जैसे फर्स्ट जो मैंने जो पार्ट ए में जो क्वेश्चन, पार्ट बी में जो ईओक्यू वाले जो मैंने आपको बताया, जो कंपलसरी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया सर। देन थ्योरी मैंने मिडिल जो टाइम, बीच का जो टाइम रहता है उसमें मैंने अटेम्प्ट करी सर, ताकि क्या रहता है लास्ट में आपने क्या रहता है कि दिमाग में रहता है सर ये क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन बाकी है, तो अपन जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट दिमाग में हो या ना हो इतना सर नहीं रहता, तो बीच में मैंने अटेम्प्ट किया। देन जो 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 16 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन, वो मैंने लास्ट जो 1.5 घंटा रहता है सर, शांति से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सर।
बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स एफटीएफएम अपीयर करने वाले हैं ये जरूर देखें, जरूर ध्यान दें कि व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर लाइक एफटीएफएम, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज, मैंने भी एडवाइस किया था जीत को और ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने फॉलो किया, कि जो 30 to 40 मार्क्स की जो थ्योरी आपने अटेम्प्ट करनी है वो आप स्टार्टिंग में भी ना करें और एंड में भी ना करें, समवेयर इन द मिडल अगर आप करते हैं तो बेस्ट अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जब प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है और मैं एग्जामिनर हूं और अगर मैं आप मुझे पहले से ही थ्योरी अटेम्प्ट करके बता रहे हैं तो मेरा मूड के हिसाब से है, क्योंकि इंस्टीट्यूट थ्योरी में पूरे मार्क्स नहीं देता है। यू अटेम्प्ट इट वेरी नाइसली, आप डिस्टिंग्विश में भी 5 पॉइंट्स पूरे टैबुलर फॉर्म में बना के आए, इंस्टीट्यूट 5 आउट ऑफ 5 नहीं देगा। तो थ्योरी आपको मिडिल में अटेम्प्ट करनी चाहिए। आफ्टर 1 आवर 1.5 आवर्स का पेपर जब आपका हो जाए तो आप कहीं अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं बहुत कुछ रहता है और फिर आपकी जो थ्योरी की हैंड राइटिंग है, जो क्वालिटी है वो बहुत बिगड़ जाती है। वो हमारी बिगड़ जाती थी क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है एग्जाम में। तो थ्योरी का जो स्लॉट है मिडिल में रखें, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस करें जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं और 20 फिर थ्योरी पे जाएं और फिर लास्ट में आप बड़ा क्वेश्चन उठा सकते हैं या वो क्वेश्चन उठा सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है। तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपकी रही और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडेंट रहे। आपने बहुत मेहनत करी। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे लेक्चर्स लें या किसी से भी लें, खाली लेक्चर्स लेने से बच्चा पास नहीं होता है, बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है। बच्चे का रिजल्ट तब आता है जब मेरे लेक्चर्स वो बहुत सिंसियरली देखें, उसके बाद वो उसको रिवाइज करे, सारे क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करे, उसके बाद वो फॉर्मूलेज को अंडरस्टैंड करते हुए कंसेप्चुअली समझे और फिर वहां पे एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए फिर जो 3 घंटे का जो स्लॉट है, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का है, आपकी पूरी 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत जितना भी टाइम आपने लगाया है वो 3 घंटे में आपको दिखाना है। वो 3 घंटे में आप परफॉर्म कर पाए। वो परफॉर्म तभी कर पाता है बच्चा जब वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। एथिक्स का आपकी कैसे रही प्रिपरेशन? एथिक्स का थोड़ा बताएंगे। एथिक्स का भी पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और उसमें आपके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो एथिक्स का बताइए। जी सर, एथिक्स बेसिकली सर थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है सर। इसमें सर पार्ट बी जो है 30 मार्क्स का, मैंने कैसे किया सर, पहले पार्ट बी कंप्लीट किया। 30 मार्क्स का जो पार्ट बी रहता है उसको अच्छे से कर लिया सर। ऐसे मॉड्यूल में से ही मैं सेल्फ नोट्स बनाता गया एथिक्स के सर। मॉड्यूल में से नोट्स बनाए, पर्टिकुलर चैप्टर मैंने किया। देन आफ्टर उसी चैप्टर में से स्कैनर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं वो देखा मैंने स्कैनर में। देन पास्ट ईयर के जो कुछ सालों के पेपर देखे वो मैंने देखे। फिर क्या किया सर, पार्ट बी अच्छे से कंप्लीट हो गया। देन पार्ट ए में सर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से रेगुलर बेस पे उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सर कमिटीज का जो चैप्टर है, गवर्नेंस का जो चैप्टर है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो चैप्टर है वो मैं अच्छे से करता गया सर। पर इसमें सर क्या रहा, बेसिकली आपको एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा सर, तो लास्ट में जाके आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी। बिल्कुल। तो जो डेज डिस्ट्रीब्यूशन किए थे उसमें भी एथिक्स में सर आई थिंक 2018 या 19 ऐसे कुछ चैप्टर हैं सर, तो उसके बेस पे मैं करता गया था सर। चलिए जी, तो अब आपने सारी बातें बता दी हैं। लास्ट एक और बात बता दीजिए कि आपने प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर कैसे रखा, क्योंकि लॉ बेस्ड जो पेपर है कंपनी लॉ का, स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव के हों चाहे प्रोफेशनल के हों, उनको नॉलेज पूरी है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकल पेपर भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाते या प्रेजेंट नहीं कर पाते। एक छोटी सी गलती एफएम के पेपर में, जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गलत ले लें या कोई रेट अलग गलत ले लें, तो वो पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देता है। मेरा ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा था, छोटी सी गलती 10-15 नंबर ऐसी खराब कर देती है। तो प्रेजेंटेशन की और क्या बारीकी से पेपर सॉल्व करने की, जो वहां पे 3 घंटे का जो खेल है, वहां पे क्या कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें ताकि आपको जितना दिमाग में है आप पेपर पे उतार पाए, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे प्रेजेंट करें और कैसे अपना बेस्ट पेपर वहां पे लिख के आए 3 घंटे में। जी सर, इसको मैं सर 2 स्लॉट में डिवाइड करूंगा। एक जो एफएम टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको अलग और बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको अलग सर।
तो मैं सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ। तो मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे वीडियो दे रखा है हाउ टू राइट आंसर इन लॉज एग्जाम्स, तो मैंने उसको रेफर किया। देन आफ्टर सेक्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट है सर, ये अच्छे से किया सर। देन आफ्टर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसको हाईलाइट कर दिया मैंने सर, अंडरलाइन कर। जिससे क्या होगा, एग्जामिनर का जो भी हुआ, जो फर्स्ट फोकस उस पर अच्छे से चला जाएगा। पेंसिल से अंडरलाइन किया आपने? नहीं सर, पेन से किया। पेन से ही किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर, ये हो गया लॉ एग्जाम में। और जो आंसर का जो प्रेजेंटेशन है, जरूरी नहीं है आप जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो सर जितना मोर देन इनफ वन पेज ही सर, जितना डिस्टेंस अगर आप उसको लॉन्ग खींचेंगे सर तो इतना नहीं रहेगा। आप इतना इंश्योर कीजिए सर कि जितना आप लिख रहे हो एट टू स्पॉट लिखिए सर। ऐसा मैं करता गया हर एक एग्जाम में सर। बिल्कुल। और जो भी मेन हेडिंग थी, मेन पॉइंट था, उसको अंडरलाइन करता गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत। तो सेक्शन नंबर्स लिखने जरूरी हैं। लॉ की लैंग्वेज आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। प्रॉपर एनालिसिस केस स्टडी का होना चाहिए। और कहीं अगर रूल्स लग रहे हैं, शेड्यूल्स का रेफरेंस है, तो वो भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। यही हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और शायद इसी तरीके से आपने पेपर किया है, तभी आपके 55 मार्क्स आए। बहुत बढ़िया। और एफएम का कैटेगरी कैसे आप बच्चों को गाइड करें? एफएम में सर जैसे जो क्वेश्चन सबसे पहले आया उसे अटेम्प्ट किया सर, ऐसा किया। जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ईओक्यू का क्वेश्चन कंपलसरी जो आता है सर, एग्जाम में कैसे किया है सर, जैसे क्वेश्चन अपने पास है तो अपन ने प्रेजेंट किया, फॉर्मूला लिख दिया अंडर 2a ओपन CI, देन उसको फुल फॉर्म उसको अच्छे से एलेबोरेट किया नीचे सर, EOQ अंडर 2AOA एनुअल डिमांड जो भी रहता है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर्टिकुलर पूरा ऐसे सिस्टमेटिक पूरा उसको एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर क्वेश्चन एंड किया सर। हर एक क्वेश्चन में ऐसे करता गया सर। जो फॉर्मूला दे रखा है उसका डिस्क्रिप्शन, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने ऐसे ही करता गया। फिर जो मिडिल पोर्शन था, जो थ्योरी का पोर्शन आया सर, उसमें भी जैसे मैंने अलग सब्जेक्ट में बताया, बाकी पॉइंट में की पॉइंट हाईलाइट कर देता था सर मैं, ऐसे किया। देन आफ्टर लास्ट में वर्किंग कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, इसमें मैं ABC कैटेगरी में ये क्वेश्चन आने ही थे जो मैं करके जाता था सर। तो इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ एग्जाम में सर। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो थ्योरी के जो नोट्स और आपके जो प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल का जो चैप्टर मैंने किया सर, वर्किंग कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर जो किया सर, सारे डाउट्स सारे अच्छे से क्लियर किए, तो अच्छा पेपर गया सर। चलो बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि फॉर्मूला जब आप एफएम के पेपर में लिख रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को नहीं पता कि EOQ के फॉर्मूले में O ऑर्डरिंग कॉस्ट है, C कैरिंग कॉस्ट है, तो उसको अगर आप नीचे बताते हैं तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन पड़ता है। चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर, MM मॉडल, डिविडेंड मॉडल, वॉल्टर मॉडल, कुछ भी आप कर रहे हैं तो फॉर्मूले को सही तरीके से एक्सप्लेन करें और जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं उसको वहां पे लिख के उस फॉर्मूले को पुट करके फिर एनालिसिस करके आंसर निकालने की कोशिश करें, तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया जीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब यहाँ पे हम खत्म करेंगे क्योंकि हमारे भी समय की थोड़ी सी पाबंदी है और आपको 1-2 मिनट का समय और देंगे कि अब फाइनल वर्ड्स अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बिंदास होकर। जी सर, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट अच्छे से आएगा। आप ऐसे डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि देखो फेलियर ही सबको सिखाते हैं। क्या जो आपने गलती करी थी, जो गलती आपने करी, देन आपके पेरेंट्स जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो भी अगर आपको डाउट आता है, सर हैं, मैं सर को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर ने मुझे सपोर्ट किया अच्छे से, हाउ टू राइट आंसर, किस तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहिए। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई बड़ा चैप्टर आता है, जैसे मैंने आपको 8 डेज का बताया था, वो 8 डेज में जिस दिन उस चैप्टर का नंबर आ रहा है, सपोज वो चैप्टर उस दिन नहीं हो पाया, ऐसा होगा क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स ले लो, पोर्टफोलियो ले लो, कैपिटल बस्टिंग ले लो, ये एफएम की बात हो गई। देन CR में टेक ओवर ले लो, DD में इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर ले लो। ये पर्टिकुलर चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा,
तो इसका मैंने क्या किया था, जैसे 8 डेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिया, देन आफ्टर 8 डेज के बाद दूसरी सब्जेक्ट आ गई, तो मैं जिस दिन पहला दिन जो सब्जेक्ट लिया कंपनी लॉ, पहले दिन जो चैप्टर लिए उसके साथ ही उसी सब्जेक्ट का एक बड़ा चैप्टर का रोज 1-1 घंटा में दे देता, ताकि 8वें दिन जब उस चैप्टर का सब्जेक्ट का उस चैप्टर का नंबर आया तो वो चैप्टर मेरा पहले से ही अच्छे से हो जाएगा, ताकि 8th डे मैं उस चैप्टर को अच्छे से कर पाऊं, क्योंकि पहले 8 दिन मैं उस चैप्टर को पढ़ चुका। ये आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही कहीं ना कहीं बच्चा लैक करते हैं कि रिवीजन नहीं कर पाते, प्लानिंग कहीं ना कहीं होती है तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपने प्लान किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, जितने आपके सब्जेक्ट्स थे सारे उसको अच्छे से मैनेज करके रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाए आईटी के, कंपनी लॉ के, एफएम के फॉर्मूलेज के। तो यही एक की टू सक्सेस है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम से एक दिन पहले की तैयारी करनी है ताकि आप वहां पे जाके रिवाइज कर सकें। तो बहुत बहुत बधाई आपको जीत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके भविष्य के लिए। आप खूब तरक्की करें, हमारा डेफिनेटली सौभाग्य है, इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून दैट यू वर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर्स, और कहीं ना कहीं हमारी आपकी मुलाकात हुई। हमारा डेफिनेटली हमेशा साथ रहेगा, हम कहीं भी काम आ सकें तो डेफिनेटली आपको याद रखेंगे और हमेशा दिल से दुआएं देंगे कि आप बहुत आगे जाएं और अपने माँ बाप के, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, क्योंकि जब ऐसा रिजल्ट आता है तो खुद से ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है, क्योंकि उन्होंने ही संघर्ष किया है। आपसे ज्यादा उनको ज्यादा खुशी होती है। तो खूब हमारा सौभाग्य, खूब हमारी तरफ से शुभकामनाएं, great great fortune and great good wishes from our side, and we wish you all the good luck for your future endeavors. God bless you. तो यही वाइंड अप करेंगे। तो आज हमने बात करी सीएस जीत से, और अब ये डेफिनेटली क्वालिफाई कर चुके हैं। इनकी ट्रेनिंग अभी पेंडिंग है, तो ट्रेनिंग करने के बाद डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी के डेजिग्नेशन पे आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली हम सबका नाम रोशन करेंगे। तो थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। डेफिनेटली एक इच्छा और है कि आपसे फेस टू फेस मिलने की और आपसे बहुत सारी बातें करने की। तो डेफिनेटली आप अगर दिल्ली आए तो डेफिनेटली मुझसे मिलिए, और हम अगर आपके शहर आए तो हम डेफिनेटली आपके यहाँ डेफिनेटली आएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, ओके, बाय बाय।